नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं आघूर्णों का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, आघूर्णों का सिद्धांत क्या है, सुन लीजिए। इसका स्टेटमेंट क्या है कि जब कोई पिंड साम्यावस्था में होता है तो किसी बिंदु के सापेक्ष वामावर्ती आघूर्णों का योग दक्षिणावर्ती आघूर्णों के योग के बराबर होता है। तो हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल बॉडी पिंड साम्यावस्था में होता है तो किसी बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्णों का जो सदिश योग है वो शून्य होता है। देखिए, जो मैंने स्टेटमेंट बोला अभी मैं उसको पुट करूंगा और उस स्टेटमेंट को हमें समझना भी है। उसके लिए हम एक सूत्र भी आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्या है आघूर्णों का सिद्धांत कि जब कोई पिंड साम्यावस्था में होता है, जब कोई पिंड साम्यावस्था में होता है, साम्यावस्था में होता है, तो किसी बिंदु के सापेक्ष, तो किसी बिंदु के सापेक्ष वामावर्ती आघूर्णों का योग, वामावर्ती आघूर्णों का योग दक्षिणावर्ती आघूर्णों के बराबर होता है। दक्षिणावर्ती आघूर्णों के बराबर होता है। वामावर्ती आघूर्णों का योग है वो दक्षिणावर्ती आघूर्णों के बराबर होता है। अर्थात हम क्या पुट कर सकते हैं, सुन लीजिए, समझ लीजिए कि जब पिंड साम्यावस्था में होता है तो किसी बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम दूसरे तरीके से भी पुट कर सकते हैं कि जब पिंड साम्यावस्था में होता है, जब पिंड साम्यावस्था में होता है तो किसी बिंदु के, तो किसी बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्णों का, किसी बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्णों का सदिश योग, बल आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है, शून्य होता है। देखिए, इसके लिए हम ये हमारे पास में जैसे ये कोई निकाय है, पिंड हम ले रहे हैं, एक छड़ ले रहे हैं और इस छड़ को हम एक बिंदु के ऊपर इस तरीके से रख रहे हैं। और जैसे हम ये कंसीडर कर लें कि ये द्रव्यमानहीन छड़ है, ये जो छड़ है इसको हम द्रव्यमानहीन ले सकते हैं या इसका जो द्रव्यमान है वो एक समान रूप से वितरित है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से इसको समझा जा सकता है। इसके इस सिरे से यहां पर हम जैसे m1 द्रव्यमान यहां पर लटका दिया, दूसरे वाले सिरे पर हमने m2 द्रव्यमान यहां पर लटका दिया है दोस्तों। और ये जो छड़ है वो इस बिंदु पर टिकी हुई है, ये एक तरीके से चूल है जिसके ऊपर यहां पर हमने इस छड़ को रखा है। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं, वो द्रव्यमान m1 जहां से इस छड़ से लगा हुआ है उसकी जो डिस्टेंस है वो हम कंसीडर कर लेते हैं d1। यहां से जो द्रव्यमान m2 है उसकी डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं इस बिंदु से, वो है d2। हम दोस्तों ये जब पिंड साम्यावस्था में होता है, ये संतुलन की स्थिति में होता है, ये घूर्णन गति नहीं करता है, इस स्थिति में ये संतुलन की स्थिति में है। इसका मतलब है कि ये न तो इधर नीचे जा रहा, न ही ये इधर नीचे
जा रहा है। देखिए दोस्तों, इस इधर नीचे जाने के पीछे रीजन है कि इसके ऊपर यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, जिसे आप F1 बराबर W1 भी लिख सकते हैं, जिसे आप M1G भी लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर जो गुरुत्वीय बल लगेगा वो M1G नीचे की ओर, जिसको आप भार से भी पुट कर सकते हैं, बल F1 से भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस पिंड के ऊपर भी नीचे की ओर बल काम करेगा, उसको हमने लिख दिया F2 से, जिसे आप W2 से भी पुट कर सकते हैं दोस्तों, और इसे आप लिख सकते हैं M2G। जो गुरुत्वीय बल होता है वो mg की फॉर्म में लिखा जाता है। यहां पर द्रव्यमान M2 है तो M2G हो गया। यहां पर जो द्रव्यमान है वो है M1, तो इस पर गुरुत्वीय बल हो गया M1G। अब देखिए दोस्तों, वामावर्ती आघूर्ण और दक्षिणावर्ती आघूर्ण क्या है कि देखिए दोस्तों, ऐसा आघूर्ण जो पिंड को दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन गति कराएं तो दक्षिणावर्ती आघूर्ण होगा, और यदि पिंड वामावर्ती दिशा में घूमने का प्रयास करता है तो वो वामावर्ती आघूर्ण होता है। ऐसा मतलब जो घूर्णन है वो दक्षिणावर्ती तथा वामावर्ती दोनों दिशाओं में हो सकता है, और जो बल आघूर्ण दक्षिणावर्ती दिशा में घुमाता है तो वो दक्षिणावर्ती आघूर्ण हो जाएगा, और जो वामावर्ती दिशा में घुमाता है वो वामावर्त आघूर्ण हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये वाला पिंड जब इधर नीचे की ओर बल लगाता है तो इसके ऊपर यहां पर जो आघूर्ण उत्पन्न होगा वो इस तरीके से उत्पन्न होगा। ये इस तरीके से इस निकाय को घुमाने का प्रयास करेगा, ये ऐसे इस तरीके से टिका हुआ है। तो यहां पर यदि हम द्रव्यमान, इस द्रव्यमान के कारण से जो आघूर्ण उत्पन्न होता है उसकी वजह से ये इस तरीके से घूमेगा, तो ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ये जो आघूर्ण है दोस्तों वो है दक्षिणावर्ती आघूर्ण। वो कौन सा आघूर्ण है दोस्तों? दक्षिणावर्ती आघूर्ण, जो कि दक्षिणावर्ती डायरेक्शन में इसमें घूर्णन गति क्रिएट करता है। अब यहां पर इस आघूर्ण की यदि हम बात करें तो ये जो आघूर्ण है दोस्तों ये इधर नीचे की ओर झुकाएगा। ये जो द्रव्यमान है इसके ऊपर जो M1G बल लग रहा है वो इसको नीचे की ओर ले जाएगा, तो ये इसको इस तरीके से गति करवाता है, इस तरीके से घुमाता है। तो इस आघूर्ण में जो गति है वो इस तरीके से होती है, इसको हम कहते हैं वामावर्ती डायरेक्शन में। तो ये तो हमारे पास में ये जो बल है ये आघूर्ण क्रिएट करता है वामावर्ती आघूर्ण, और ये जो बल है वो दक्षिणावर्ती आघूर्ण उत्पन्न करता है। तो यदि जब कोई पिंड साम्य अवस्था में होता है तो आघूर्णों का सिद्धांत ये कहता है कि वामावर्ती आघूर्ण का मान दक्षिणावर्ती आघूर्ण के बराबर होता है। तो यहां पर हम इस डायग्राम की सहायता से वामावर्ती आघूर्ण तथा दक्षिणावर्ती आघूर्ण की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो मैंने बातें बताई वो एक बार आप ध्यान रख लेंगे। हमारे पास में ये कोई छड़ है, इस वाले सिरे का जो द्रव्यमान है वो M1, इस वाले सिरे पर जो द्रव्यमान है वो है M2 तथा इस स्थिति से, इस बिंदु से इनकी जो दूरियां है वो है D1 तथा D2। यदि इस बिंदु के रेस्पेक्ट ये यदि संतुलन की स्थिति में है, साम्यावस्था में है, तो इसका जो वामावर्ती आघूर्ण है वो दक्षिणावर्ती आघूर्ण के बराबर होगा। सर्वप्रथम मैं पुट करता हूं वामावर्ती आघूर्ण क्या है। उपरोक्त निकाय में वामावर्ती आघूर्ण को हम यहां पर पुट करें। आघूर्ण बल आघूर्ण बराबर होता है दोस्तों बल गुणा बल से घूर्णन अक्ष की सीधी दूरी। तो ये यहां पर ये वाला जो बिंदु है वो घूर्णन अक्ष है, तो यहां से सीधी दूरी है D1, बल यहां पर लग रहा है W1 या F1 जो कि M1G के बराबर है। तो जो वामावर्ती आघूर्ण है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहां पर आप देखिए बल हमारे पास में लग रहा है F1 और जो सीधी दूरी है वो है D1। इसी प्रकार से हम बात करेंगे दक्षिणावर्ती आघूर्ण की। तो दक्षिणावर्ती आघूर्ण क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्ती आघूर्ण, तो आघूर्ण होता है दोस्तों बल गुणा बल की घूर्णन अक्ष से सीधी दूरी। तो यहां पर भी बल लग रहा है F2 M2G के बराबर, और इसकी घूर्णन अक्ष से सीधी दूरी है D2। तो ये आ जाएगा F2 इंटू D2, F2 इंटू
D2 हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे आघूर्णों के सिद्धांत से हमें क्या मिलेगा, आघूर्णों के सिद्धांत से हमें प्राप्त होता है कि जो F1D1 है वो बराबर होगा F2D2 के। मतलब वामावर्ती जो आघूर्ण है वो दक्षिणावर्ती आघूर्ण के बराबर होता है। वामावर्ती आघूर्ण है वो बराबर होगा दक्षिणावर्ती आघूर्ण के। दक्षिणावर्ती आघूर्ण के दोनों बराबर होंगे। तो यहां पर वामावर्ती आघूर्ण हमने देखा है F1D1 और दक्षिणावर्ती आघूर्ण है F2D2। तो ये हमारे पास में आघूर्णों के सिद्धांत से एक रिलेशन आ गया है। इस रिलेशन में आप देखेंगे कि जो F1 बट्टे में F2 है वो D2 बट्टे में D1 के अनुपात के बराबर है। यदि आपको इस निकाय को संतुलन की स्थिति में रखना है तो मेरी बात को सुन लीजिए कि जो बल और दूरी का गुणनफल है वो नियत रहना चाहिए, कि बल और दूरी का जो गुणनफल है दोस्तों वो नियत रहना चाहिए। इसे आप दूसरी फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं कि क्योंकि जो F1 है यदि यहां पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में लगता है तो m1g के रूप में लिख सकते हैं, F2 को हम m2g के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारे पास में यहां से जो रिलेशन है वो क्या आ जाएगा, देखिए m1g d1 बराबर हो गया m2g d2 के, और यहां से g से g कैंसिल हो गया, m1 d1 बराबर आ गया m2 d2 के। इसका मतलब हो गया कि द्रव्यमान और दूरी का, घूर्णन अक्ष की जो दूरी है उनका गुणनफल नियत होना चाहिए। और यहां से भी हमारे पास में जो रिलेशन है कि द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो दूरियों के व्युत्क्रमों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब यह हो गया कि यहां पर आप जैसे द्रव्यमान इधर वाला और बढ़ा देते हैं तो ये वाला जो घूर्णन है जिस अक्ष के रेस्पेक्ट के ये घूर्णन गति कर रहा है साम्यावस्था के लिए इसको इधर खिसकाना पड़ेगा। ये बढ़ गया तो इसको हमारे को घटाना पड़ेगा। इन दोनों का जो गुणनफल है वो नियत रहना चाहिए। तो इधर आप अधिक द्रव्यमान लटका रहे हैं तो इसको इस तरफ खिसकाना पड़ेगा। जैसे दोस्तों हम किसी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप का जब कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये हम यहां से कोई हमारे पास में लंबी छड़ है, इसको खंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं, तो खंधे पर इस यदि छड़ का द्रव्यमान एक समान है तो हम जानते हैं कि इस छड़ का जो मध्य भाग है वो खंधे पर होना चाहिए। मध्य भाग कहां पर होना चाहिए, खंधे पर होना चाहिए दोस्तों, तभी ये जो छड़ है वो संतुलन की स्थिति में होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसको संतुलन में रखने का तरीका यही है कि जिस तरफ द्रव्यमान अधिक है उस ओर वाली जो दूरी है वो कम होनी चाहिए। जिस ओर द्रव्यमान अधिक है उस ओर की दूरी है वो कम होनी चाहिए। तो ये जो व्यक्ति है इस पाइप को या इस छड़ को अपने कंधे पर लाद कर ले जाता है तो इसमें ये आघूर्णों का सिद्धांत ही अप्लाई करता है। जिस दिशा में द्रव्यमान, जैसे इस दिशा में द्रव्यमान अधिक है तो ये क्या करेगा, इस वाले सिरे के पास में, इस खंधे को इस वाले सिरे के पास में रखेगा। ये इधर झुकाएगा लेकिन ये इसको बैलेंस करने के लिए पीछे वाले का जो है इस वाले सिरे के पास में ले जाएगा, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा रखेगा। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो बल आघूर्ण इधर वाला और इधर वाला संतुलित हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आघूर्णों का सिद्धांत और इसे हम दैनिक जीवन में अप्लाई करते ही रहते हैं। यहां से हमारे पास में दो रिजल्ट निकलते हैं, F1D1 इक्वल टू F2D2 और M1D1 बराबर M2D2। तो D1 और D2 यहां पर घूर्णन अक्ष से दूरी है और वह उस बिंदु से दूरी है जिसके रेस्पेक्ट जो निकाय है, पिंड है, वो साम्यावस्था में होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।